दिल्ली में दारू के धंधे पर लगा ताला तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को अपना नया ठिकाना बनाया। पंजाब में तो अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की बाढ़ सी आ गई। और मजे की बात यह है कि इस मामले में पंजाब की सरकार जनता की नजरों में बचने के लिए ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर रही है। लेकिन दिलचस्प तो बात यह है कि कार्रवाई किसी मामले में की नहीं जा रही। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। पंजाब सरकार ऐसे मामलों में केवल एफआईआर दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सूची बनाने के लिए भी कहा। कोर्ट ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और अगर कोई देश को खत्म करना चाहता है तो वह सीमाओं से ही शुरुआत करेगा। पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने जब्त किए गए पैसे के इस्तेमाल की जानकारी मांगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को इस पैसे का इस्तेमाल नशा विरोधी अभियानों के लिए करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक 2 सालों में 34,000 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं हुआ। पंजाब सरकार की ओर से जवाब देते हुए एएसजी ने कहा कि बात आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी भगवंत मान सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नशीले पदार्थों और शराब की बढ़ती समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के बजाय नशा युक्त बना दिया। नशा माफियाओं को खुली छूट दी गई। साथ ही संभावित यह है कि दिल्ली की तरह ही सौदा किया गया है। आप पंजाब के युवाओं को बर्बाद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नशा, अवैध ड्रग्स पर फटकार लगाई है और आम आदमी पार्टी सरकार जब से पंजाब में आई है, ड्रग्स से संबंधित मामलों में 168 लोगों की मौत हो गई। कई तरह के युवाओं के वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें वे ड्रग्स की वजह से पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1 महीने में शराब माफियाओं को समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने माफियाओं को खुली छूट दी हुई है, जिस वजह से घर घर साफ पानी तो पहुंचा नहीं बल्कि मोहल्ले मोहल्ले नशा जरूर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वहीं जब पुलिस इन सब पर कार्रवाई करती है तो आपके कार्यकर्ता पुलिस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज आम आदमी पार्टी के तहत राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज आपको सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार मिली वो दिखाता है कि पार्टी ने दिल्ली और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के बदले नशा युक्त बना दिया। गुजरात विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव लगाया था, लेकिन मतदान के बाद एग्जिट पोल से संकेत साफ है कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा गुजरात में साफ होने जा रहा है। न तो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस यशोदान गढ़वी चुनाव जीतने जा रहे हैं और न ही गोपाल इटालिया। मतलब जिनके भरोसे अरविंद केजरीवाल गुजरात जीतने का दम भर रहे थे, वे सारे के सारे बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता अभी से हार का तर्क गढ़ने लगे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 2-4 सीटें मिलती जरूर दिख रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि बीजेपी गुजरात में माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। लगभग 27 साल तक सत्ता में बने रहने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ जीत अपने आप में बड़े मायने रखती है। एग्जिट पोल के नतीजों को इसी वजह से यशोदान गढ़वी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी का फेस यशोदान गढ़वी ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए चुनावी परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अपनी जीत पर दावा करते हुए गढ़वी ने कहा कि हम पहले चरण में 51 से अधिक सीटें जीतेंगे, जबकि दूसरे चरण में 52 से अधिक सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बीजेपी की हार होगी। गुजरात के एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि बीजेपी 150 से अधिक सीटें जीत सकती है। मतलब ये कि बीजेपी अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। 1985 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा में 149 सीटें अपने नाम की थीं। यदि ऐसे में इस बार बीजेपी राज्य में 150 सीटें हासिल करती है तो वे अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी, साथ ही कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी धराशायी कर देगी। विभिन्न संस्थानों के एग्जिट पोल्स के मुताबिक यदि बीजेपी 150 सीटें हासिल कर लेती है तो इस पार्टी के नाम सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का वोट काटने की रही। वजह ये कि जो नतीजे सामने आए उसके मुताबिक बीजेपी हिमाचल प्रदेश में फिर से वापसी कर पुराना रिवाज बदलने जा रही है और गुजरात में धमाकेदार जीत हासिल कर बंगाल में वाम मोर्चा के शासन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है।
हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है, लेकिन गुजरात में 1-2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जरूर जा रही हैं। माना जा रहा है कि नतीजे इससे अलग होंगे और गुजरात से भी अरविंद केजरीवाल को बैरंग वापस लौटना होगा। इसी से ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका इन राज्यों में वोट काटने वालों की रही है, जिसने कांग्रेस का वोट काटकर बीजेपी की राह को आसान कर दिया। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण और 8 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए। सभी एग्जिट पोल्स के अनुसार गुजरात में बीजेपी खुद अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़कर राजनीतिक इतिहास रचने वाली है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने से पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज है बीजेपी और इस बार भी खुद अपना रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है, क्योंकि सामने आए एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन कांटे के मुकाबले में बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, जिसका नतीजा ये कि बीजेपी बड़ी सफलता की राह पर है। एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को 140 से 150 सीटें मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल के अनुसार पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को काफी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। एक सर्वे में उसे 128 से 148 सीटें मिलने का भी अनुमान है। गुजरात में बीजेपी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से इस बार बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। अगर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी जो वाम मोर्चा ने बंगाल में 7 बार जीत दर्ज कर सरकार चलाई थी। बंगाल में 1977 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। 7 लगातार जीत के बाद पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई। 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। The report, News of India. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जलवा देख विपक्ष परेशान हो उठा है। वजह ये कि गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी और हिमाचल में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की संभावना ने विपक्ष को चिंता में डाल दिया है। खास तौर से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, पीएम पद के पुराने दावेदार राहुल गांधी फिलहाल तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या का फल कांग्रेस को कब मिलेगा ये तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं पता। लेकिन मौजूदा तस्वीर यह है कि गुजरात से दिल्ली तक कांग्रेस के लिए झटके ही झटके हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को देखते ही नीतीश कुमार का खिला खिला चेहरा मुरझा गया। खास तौर से गुजरात के एग्जिट पोल ने उन्हें बेहद निराश कर दिया। यही वजह है कि जब उनसे एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इधर हालात ये हैं कि नीतीश की पार्टी बीजेपी की पूर्व सहयोगी है। नीतीश ने आगामी आम चुनावों में एकजुट विपक्ष की मदद से भाजपा को हराने का संकल्प लिया। एग्जिट पोल में ये अनुमान जताया गया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। सभी सर्वेक्षणों में यह कहा गया कि गुजरात में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। वहीं कई एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में उसे बढ़त दिखाई गई। नीतीश कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनता मालिक है। जब उन पर इसका जवाब देने के लिए और जोर दिया गया तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसे मामलों में कभी कुछ कहता हूं? उन्होंने कहा कि सभी को परिणामों की अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा वह राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव का सोमवार को सिंगापुर में गुर्दा प्रतिरोपण ऑपरेशन सफल होने के समाचार से खुश हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से दिल्ली के मुख्य सचिव ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी है, उसी वक्त से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नौकरशाहों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तो मनीष सिसोदिया ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि नौकरशाह सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मंत्री की बैठक से वे अक्सर गायब रहते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जितने भी आरोप लगा सकते थे वे सारे आरोप नौकरशाहों के खिलाफ लगाए। लेकिन पता चला कि जिन मौकों पर कोई अधिकारी बैठक से गैर हाजिर रहा, उन मौकों पर खुद मंत्रियों ने उस अधिकारी को दूसरे काम पर भेज दिया
और कह दिया कि वे बैठक में आते ही नहीं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों को गलत बताया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल सिसोदिया ने एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि दिल्ली में नौकरशाह केजरीवाल सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में चुनी हुई सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पंगु बना दिया गया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा असहयोग के बारे में सिसोदिया के दावे पर बहस करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि उन्हें गलत साबित करने के लिए सिसोदिया द्वारा कथित घटनाओं में से प्रत्येक का विवरण दर्ज करना चाहिए था। अधिकारियों के सहयोग के बारे में हलफनामा कुल मिलाकर अस्पष्ट और केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जांच में असमर्थ है, विशेष रूप से जब केंद्र सरकार को कथित विफलता की कोई समकालीन सूचना नहीं दी जाती है। भल्ला ने हलफनामे में कहा कि मुझे सलाह दी गई कि व्यक्तिगत मामलों के साथ व्यवहार न करें जो स्पष्ट रूप से निहित झूठ को दिखाते हैं, क्योंकि हलफनामा दाखिल करने वाले उप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के दावों से निपटने के लिए ये उचित नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब मुझे उनकी बातों में सच्चाई नहीं दिखी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीएनसीटीडी के सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से टेलीकॉल आदि प्राप्त न होने को लेकर खुद सत्यापित किया है और मैंने पाया कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अफसरों को छोड़कर सभी अधिकारियों ने सभी बैठकों में भाग लिया। पूछताछ पर मुझे ये पता चला कि जिन तारीखों पर कुछ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो सके, उन्हीं तारीखों को दिल्ली सरकार ने खुद उन्हें कुछ अन्य काम सौंप दिए थे। सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ नौकरशाह सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाहों ने मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेना और मंत्रियों के फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति के साथ ये मुद्दा और गंभीर हो गया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सेवाएं नहीं हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।